सीआरपीसी लगाया कि नहीं, ये सवाल है आपसे। और हम ये कहना चाहते हैं कि अनुच्छेद 19 में ये जो आप हमको आम जनता समझते हैं, हम साधारण जनता की परिभाषा में ना है। आपका विदेश मंत्रालय ने 2012 में राष्ट्रपति महोदय ने और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आपके 26 राज्य के राज्यपालों ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि देश में दो जनता है, एक साधारण जनता है, दूसरा इस देश का मालिक है। वो आप इस देश के नेटिव को, इस देश के मालिक को बिना पहचान करते हुए आप सीआरपीसी आईपीसी ठोक रहे हैं, ये गलत है महोदय। जब अगर सीआरपीसी और आईपीसी का विस्तार ना हुआ है तो आप असंवैधानिक तरीके से हम लोगों पर ये लगा रहे हैं। इसमें हम अगर आप कह रहे हैं कि आप कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जजमेंट भी आया है जिसमें आपका 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने 313 आदिवासियों के केस वापस करे हैं और आपका आंध्र प्रदेश में केस चला था, WP सिविल नंबर 2004 का एक केस था 324, उसमें आदेश दिए गए थे कि आपका सीआरपीसी और आईपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में करने का, पर 338(9) के तहत जनजातीय आयोग से परामर्श करना था, तो जनजातीय आयोग ने और जो संबंधित अधिकारियों ने मना कर दिया कि यहाँ पे आईपी और सीआरपीसी का विस्तार नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आंध्र प्रदेश की जो आदिवासियों थे उनमें मर्डर और बलात्कार के सिवा सारे केस वापस किए गए। और हम भी यही कहने आए हैं कि ये जो आपने लगाया है 188 और ये अगर आपका विस्तार नहीं हुआ तो विलंब आप इस आईपीसी को वापस लीजिए। हमारा इतिहास रहा है कि बिरसा मुंडा भी उन्हीं अंग्रेजों से, उनकी अंग्रेजों की बल से ही लड़े थे और आप भी वही अत्याचार और शोषण करने जा रहे हैं हम पे। आप लोग, उन लोगों की भीड़ आती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आता है, उनपे वो बहुत सारी 2000 पब्लिक लेके आता है, उनपे आपका कोरोना गाइडलाइन नहीं होता है। वो लोग जो घूमते हैं उनपे कोई गाइडलाइन ना होता है। हाँ, आपका गाइडलाइन होता है तो सिर्फ इस देश के मूल मालिक पे, आदिवासियों पे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप कहते हैं कि इस देश के मालिक हम नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, आप 165 भूराजस्व संहिता का जो 6 है उसमें एब्रोजिनल अनुसूचित जनजाति का ब्रैकेट में एब्रोजिनल शब्द लिखा है। एब्रोजिनल का मीनिंग होता है मूल निवासी। ये 2020 का आपका भूराजस्व संहिता का एडिशन है और उस बुक भी हमारे पास है। अगर पूछना चाहे तो हम बता दें। तो महोदय, हमारा ये निवेदन है कि अविलंब ये एफआईआर वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आप करते हैं तो फिर आपका और हमारा टकराव का स्थिति बना रहे। आप सुरक्षा के लिए है, न कि आप हमको डंडे मारने के लिए है। सही है। टेरिटरी से आप जो टेरिटरी से आप तनख्वाह लेते हैं, आप OIGS के अंतर्गत आते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आते हैं, भारत शासन सेवार्थ में आते हैं। आप लोग सेवा के लिए लगे हैं और आप अत्याचार करें। तो महोदय, मैं ज्ञापन लेकर के आया हूं जिसको मैं प्रति श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी को भी जाना है। जनजाति आयोग जो 338(9) के तहत बना है उसको भी ये जाना है ताकि आप लोगों पे कार्रवाई हो। और सेडिशन और देशद्रोह का काम आप कर रहे हैं तो 124 संविधान को मान आप ना रहे हैं, कानून को मान आप ना रहे हैं और साला देशद्रोह हमको कह रहे हैं। ये गलत है महोदय। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, थाना प्रभारी महोदय रावटी, थाना रावटी, जिला रतलाम। विषय है अनुसूचित क्षेत्रों में सीआरपीसी 1973 का आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज और परंपरा अनुसार 13(3) का स्थानीय विधि, लोकल लॉ इन फोर्स, विद्वान विधि, एग्जिस्टिंग लॉ तथा सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 5 के अनुसार तथा अनुसूचित जनजातियों पर अब तक लगाए गए मुकदमे केस वापस लेकर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 की संरक्षण के लिए हम ये ज्ञापन आपको दे आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 5 लोगों पे भी एफआईआर लीजिए। आप लोगों ने हमको बहुत सारा, किसी को नक्सली बोला, किसी को देशद्रोह बोला, किसी को क्या बोला, सारा का सारा जितना भी आपने हम पे आरोप लगाए, जितने भी आईपीसी लगाए, वो संपूर्ण भारत के अनुसूचित क्षेत्र के एफआईआर आप वापस लीजिए और आपके राष्ट्रपति महोदय को कहिए कि अनुच्छेद 53 क्या जो 3(ग) में लिखा है कि एक भारत का एक सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा, 2 में ये कहा है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति आपका राष्ट्रपति में निहित होगा, पर 3 बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात
विद्यमान विधि को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो आप हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। आपका जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 124 में आपका भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके अंदर जो आपका उसका हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी करेंगे। जो राष्ट्रपति जी की कोई भी बात हमारे क्षेत्र में लागू ना होते तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा न्याय कैसे करते? ये आप सब असंवैधानिक काम कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र में। जो द्वारा थाना प्रभारी महोदय, थाना रावटी, जिला रतलाम, आपसे उम्मीद है कि आप ये ज्ञापन सबको पहुंचाए। तहसीलदार महोदय सविनय निवेदन है कि हमारा अनुच्छेद 244(1) क्षेत्र है, जिसमें 244(1) में जो अनुसूची बनाया है उसमें स्पष्ट कहा है कि तुरंत प्रवृत्त होगा। और पैरा 2 5वीं अनुसूची का कहता है कि इस अनुसूची के उपबंधों के रहते अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है। तो उपबंधों के अधीन अगर रहता है तो बियॉन्ड टू कलेक्टर जो जितने भी सर्विसेज है उसमें आदिवासी होना चाहिए। तो गैर आदिवासी आपने कैसे लगा दिए? ये हमारा आपका सवाल है। नहीं लागू है तो अनुसूचित क्षेत्र में डीएम, एग्जीक्यूटिव पावर, आपका मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जब गेजेट ही जारी नहीं हुआ है, माननीय कलेक्टर महोदय से हमने जब पूछा आपके गोपाल चंद जी डाक से, वो खुद कहते हैं कि गेजेट ना है। गेजेट ना है तो बिना गेजेट के आप असंवैधानिक काम कैसे कर रहे हैं? तो 124(1) के तहत आप लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जहां संविधान के 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद 244(1) पैराग्राफ 5(a) के तहत विशिष्ट अधिनियम यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आईपीसी 1898 तथा सीआरपीसी 1973 नागालैंड के जैसे लागू ना है। नागालैंड में आपका आईपीसी लागू ना है, पर इसको आप पीछे जाकर के देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो एक ही एक्ट मिलता है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जो 2 मई 2012 की रिपोर्ट में माननीय राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा जी पाटिल ने यह चर्चा कहा था कि अनुसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कानून न लगता है। इसका रिपोर्ट 320 पेज का भी हमारे पास है। फिर भी आप लोग हम पे डंडा चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ का सुरक्षा प्रदान करना है तो इनके पैदा होने से लगाकर मृत्यु तक का सामान प्रदान होना चाहिए। फिर हमारे समाज में गरीबी क्यों है, यह समझ में नहीं आता है। आप लोग पूरी तरीके से विकास के नाम पे सारा पैसा हड़प रहे हैं। एक साल का आपका सालाना टीएसपी का पैसा 16,775 करोड़, ये आपका 2017 का रिपोर्ट है। तो हम आदिवासी तो मात्र 12 करोड़ हैं। अगर हम आदिवासी अगर डिवाइडेशन करके देखें 16,000, एक आदमी को 13 करोड़ रुपया पर सालाना का आ रहा है। वो कह रहा है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णन किया है क्या क्या अगर आदिवासियों पे जुरिडिक्शन लगाना है, कार्यपालिक शक्ति लगाना है, विधायिका लगाना है तो पर आदमी कितनी सेवा होनी चाहिए? एक साल में 13 करोड़ होना चाहिए। और आज भी चप्पल ना है हमारे समाज के पास। पूरा संवैधानिक काम कर रहे हैं आप लोग। इस कारण इस प्रकार 5वीं अनुसूची राज्य आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में डाले गए केस WP सिविल में, इसका नंबर भी दे रहा हूं ताकि आप इसको सोचें और आईपीसी तुरंत निरस्त करें। WP सिविल नंबर 324/2003 अभी लेटेस्ट फैसला है जिसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। बाय सदगुरु प्रसाद के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सलाह अनुसार सीआरपीसी 1973 का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में उनके स्थानीय रूढ़ी प्रथा और अंग्रेजों के द्वारा लागू विधि के अनुसार वर्ष 2004 में सीआरपीसी 1898 सेक्शन 1 और 2, सीआरपीसी 1973 सेक्शन 5 के अनुसार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सीआरपीसी 1973 को 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5(a) के तहत विस्तार करने का आदेश दिया था। आपने आज तक विस्तार न किया है तो आपने यहाँ पे जुडिक्शन कैसे लगा दिया? आपने यहाँ पे कार्यपालिक शक्ति लगा कैसे दी? यह हम लोगों को आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जो पावर है वो समझ ना आया। अगर हमारे यहाँ पंचायत लागू ना होती थी तो हमारे यहाँ 96 में पैसा एक्ट लाए, पंचायत एक्सटेंशन और शेड्यूल ट्राइब, तो हमारे यहाँ पंचायत लागू होने लगी। नगर पालिका असंवैधानिक है, इसलिए असंवैधानिक है कि मेसा म्युनिसिपल एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया का कोई कानून लाया ना गया। तो आपका सीआरपीसी का विस्तार
इस क्षेत्र में हुआ ना है तो आप लोग हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये सवाल आपसे है। इन सारे सवालों के जवाब ये ऊपर लिखे 4 महोदय से हम लोग जानना चाहेंगे, जिसमें आप लोग भी हैं। इस क्षेत्र रतलाम ग्रामीण के 52 गांव है। सेलाना, शिवगढ़, रावटी और बाजना ये अनुसूचित क्षेत्र है। और इसको एक बार राष्ट्रपति जी साइन करने के बाद एक फैसला है झारखंड में उस आया, रांची में 99% नॉन ट्राइबल है। इसके बाद भी वो अनुसूचित क्षेत्र है। आप चाहते हैं कि नॉन ट्राइबल की जनसंख्या बढ़ा दे और टेबर कमेटी बना दे और इनका शेड्यूल एरिया समाप्त कर दे। ऐसा न होता है। जिस जजमेंट में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी ने एक बार ऑर्डर कर दिया, उसको कोई चेंज न कर सकता, खुद राष्ट्रपति जी भी चेंज न कर सकते। ये टीजीपी इलाका है। तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद 244(1) के पैराग्राफ 5(1) के तहत विशिष्ट अधिनियम यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 तथा सीआरपीसी 1973, नागालैंड के जैसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अधीन आने वाले 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आज भी लागू ना है। ये आपका कानून बोल रहा, मैं ना बोल रहा, लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आपका फैसला देख लेना, जिसका मैंने इसमें दिया है, राम कृपाल भगत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1970 का जजमेंट अनुसार। तथा नागालैंड के जैसा ही इन क्षेत्रों पर डिप्टी कमिश्नर के कार्यों का रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए विस्तार उस समय 1874 में किया था। तो सेम टू सेम राष्ट्रपति जी ने गोद लेकर के एग्जिस्टिंग लॉ बना करके, विधान विधि बना करके लागू किया। और जो आपका रूढ़ी प्रथा है वो फोर्स ऑफ लॉ है, जिसको अलिखित प्रवृत्त विधि बोलते हैं। आपका विद्वान विधि होने के कारण वर्तमान में ये व्यवस्था यहाँ आप लोगों ने जबरदस्ती लगाई है। इट इज डिजायरेबल दैट ऑल एक्ट एंड लॉ, ये मैं बता रहा हूँ, एसडीटीएस कानून में लिखा है। इट इज डिजायरेबल दैट ऑल एक्ट एंड लॉ शुड बी रिव्यूड फॉर देयर एडॉप्शन ऑफ शेड्यूल एरिया, but this is not practically feasible by the concerned department. The law commission under the Ministry of Law should be entrusted this responsibility for review of existing law affecting property rights, succession, marriage, landholding, independent constitution, management of the people administration. अगर आपका ये सारा के सारा इजी टेज लिखा है मैंने, इसलिए ये दोनों भाषाएं लिखी है ताकि आप लोग हमको ना कहे तुम कानून की गलत व्याख्या कर रहे हो। कानून की गलत व्याख्या महोदय आपका कार्यालय कर रहा है। सर्विस फॉर द एडॉप्शन टू शेड्यूल एरिया इन कॉन्स्टिट्यूशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट NCST, any big area and scheme policy for tribal area should be got remedied the direct or indirect MTS section 154 National Special Report Chapter 1 Good Governance in Schedule Area and Tribal Area। ये आपका 2012 में राष्ट्रपति जी ने कहा था कि एक गुड गवर्नेंस मतलब कि एक अच्छे से अच्छी सेवा और आदिवासियों को जिन्हें पैदा होने से मरने तक में 13 करोड़ रुपए पर सालाना दो तो ही आदिवासी यहाँ रहेगा। आपने दिया नहीं, हम ना मान रहे आपको। और किसी सामान्य कानून, पुराने अंग्रेजी कानून लागू करने के लिए अनुच्छेद 338 का 9(a) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुमति आवश्यक है। आज तक तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने कोई आयोग की रिपोर्ट दी नहीं है और कोई परामर्श नहीं किया। वन अधिकार कानून भी असंवैधानिक तरीके से लाया है, क्योंकि वन जनजाति आयोग ने स्पेशल रिपोर्ट में कहा है कि हमारी पहली रिपोर्ट को इन्होंने फाइनल समझा। और 2007 में नियमावली बनना है, तो वो नियमावली बनी तो भी आपने हमसे ना पूछा, तो ये भी असंवैधानिक है। आप वन विभाग करके केस बहुत कर रहे हैं, वो भी गलत है महोदय। आपका सेक्शन 3.42 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल द एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री फॉर NCST डिड नॉट कंसल्ट द commission even on important legislation concern the scheduled tribe like scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognized of the Forest Right Act 2006, Land Acquisition Amendment Bill 2007, Rehabilitation and Resettlement Bill। उसमें ये कहा है रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन में कि आदिवासी की जमीन किसी भी प्रकार से आप अधिग्रहण कर सकते हैं। आदिवासी की जमीन अगर जरूरी से जरूरी है तो ही रिसेटलमेंट अगर जमीन के बदले जमीन देगा। आप 8 लाइन दिया, एक को भी जमीन दिया क्या? नहीं दिया। ये सब असंवैधानिक काम कर रहे हैं आप। और जब हमारे लोग विरोध करते हैं तो बोलते हैं कि तो आतंकवादी है, ये तो देशद्रोही है। क्या कर रहे हैं, कौन सा कानून चला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पुराने कानून सीआरपीसी 1898, सीआरपीसी 1973 के अनुरूप में अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए संवैधानिक प्रोसेस न किया गया। अगर किया गया होता तो हमें जवाब दीजिए, गेजेट दिखाइए, हम लोग आपको मानने को तैयार है। आपके पास गेजेट हो तो ये इस प्रकार, आपके पास अगर गेजेट ना होता है तो ये असंवैधानिक है। अगर ऐसा है तो आप हमारे जो एड्रेस लिखा है इस पे आपका गेजेट भेज देना कि सीआरपीसी का विस्तार हुआ है। तो हम कोई लड़ाई दंगा, कोई आपसे हमारा कोई बैर नहीं है।
हमको तो आपसे जानना है, अगर लागू है तो हम मानने को तैयार हैं, पर ना लागू है तो आप जबरदस्ती कैसे? जैसा कि जिस प्रकार 5वीं अनुसूचित राज्यों आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में डाले गए केस नंबर जो मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश राज्यपाल ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सलाह अनुसार 1973 सीआरपीसी का विस्तार उनके स्थानीय रूढ़ी प्रथा और अंग्रेजों के द्वारा लागू विधि के अनुसार 2004 में किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सीआरपीसी 1973 का 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) के तहत विस्तार करने का आदेश दिया गया था। यहाँ कोई आदेश ना आया तो कैसे करा? अतः वर्तमान में इसके अधीन किए जा रहा है। रतलाम जो रावटी है, मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों पर एफआईआर अंडर सेक्शन 154 कंप्लेंट वारंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस स्टेशन की स्थापना, यहाँ तक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, असंवैधानिक प्रक्रिया है जो आपको अनुच्छेद बताया गया। ये कानून बोल रहा है, मैं ना बोल रहा हूँ, जो कि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अधीन आने वाले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आज भी लागू न है, फिर भी आप लोग लागू किए जा रहे हैं। अतः इस प्रकार संबंधित पुलिस कलेक्टर तथा संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 20-21 के 20-21-22 के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। इसलिए महाशय से अनुरोध है कि सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 1 का पैरा 2, सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 5 के अनुरूप स्थानीय विधि रूढ़ी प्रथा कस्टम एंड यूसेज 13(3) का कस्टमरी लॉ के अनुरूप सीआरपीसी का विस्तार शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अधीन आने वाले 5वीं अनुसूची, एक्चुअल में आप लोग 5वीं अनुसूची कहते हैं, वो 5वीं अनुसूची है ना, उसका नाम 91 में जब जाके देखेंगे 1935 के अधिनियम में, तो उसका नाम वर्जित क्षेत्र है। वर्जित क्षेत्र मतलब है कि साधारण जनता का आना वहाँ मना है, फिर भी आप जबरदस्ती यहाँ लाए जा रहा है, ये गलत है। आपका रूढ़ी प्रथा कस्टम के अधीन आने वाले 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में करे, और तत्कालीन जो फर्जी मुकदमा तुमने यहाँ पे भी 5-6 लोगों पे किया है, फर्जी मुकदमा जो विधि के अनुरूप नहीं किए गए हैं, उनकी कार्रवाई रुकवा कर उन्हें मुकदमे से मुक्त कर हिरासत से बाहर निकाले, क्योंकि इसमें विधि का सार्वजनिक प्रश्न सब्सटेंशियल क्वेश्चन निहित है। ये हम सवाल है और सवाल का दे रहे हैं। अगर ये नहीं कैंसिल करते हैं तो इसका सीआरपीसी का कब विस्तार हुआ है, इसका जवाब माननीय थाना प्रभारी महोदय से भी जानेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी जानेंगे। सीआरपीसी का विस्तार हुआ कब था और गैजेट कब जारी हुआ था, ये आप हमें बता दीजिए, फिर आप उस एफआईआर को आगे बढ़ाइए। तथा इस बाबत जानबूझकर राज्य सरकार पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अनुसूचित जनजातियों में उनके विरुद्ध युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये आप कर रहे हैं, हम न कर रहे हैं, जो कि आईपीसी की धारा के तहत संगीन जुर्म है, जिसके जिम्मेदार पिछले 70 सालों के राज्यपाल, संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी मुकदमा मुक्त न करने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मामला को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे तथा 1950 और 1973 के बाद के सारे जो मुकदमे जिनमें सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है, उनको मुक्त करने की प्रार्थना कोर्ट से की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के पर मुक्त राज्यपाल पर देशद्रोह, यानी कि सारे अधिकारियों पर जितने आपका गृह मंत्रालय, सब पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाएंगे हम। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महाशय कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आदिवासी गांव रूढ़िगत में निहित कार्यपालिक, न्यायपालिक, विधायिका वो मुगलों ने छेड़छाड़ नहीं किया था। आप तो मुगलों से भी खतरनाक हो। अंग्रेजों ने मान्यता देते हुए इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेटेड एरिया कहा, अर्थात अंग्रेजों का कोई भी कानून सीधे यहाँ पे लागू ना होता, तो वही एग्जिस्टिंग लॉ बनाया है, अपने अलग से कोई लॉ ना बनाया है। जब तक कि राज्यपाल लोग अधिसूचना जारी नहीं करे, अर्थात ब्रिटिश की कार्यपालिक, न्यायपालिक, विधायिका लागू नहीं की, जैसा कि आपका इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 पेज नंबर 384 आप पढ़ के देख लेना, यही आपका अमल में है। जिसमें गैजेटियर का वॉल्यूम है, इसमें कुछ पैराग्राफ लिखा है, बाकी आप ढूंढ लेना। In many tracks within the area, the old complement of village official still exist and though are not now embodied in this British system of administration. Every village has written headman. हमारे गांव में एक headman है and a watchman, एक watchman है. There is officer have been from ancient time and are till through the somewhat less to backbone of police machinery of India.
The headman occupied the position of police magistrate and the watchman work under this order. Thus, the later function are those graphically described by Mount Star Ellipson in his report 1819. कोई ये है आपका एलिप्सटन अंग्रेज, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, वो रिपोर्ट ही आज का आपका टेरिटरी में लागू है. Concord from the Peshwa, his watchman duty are to keep, watchman की duty are to keep watch at night, to find out all arrival and departure, observe all stranger ajnami, report all suspicious person to Patel, a headman. हम लोग सारा काम होता था. आप लोगों ने सारा ये आईपीसी सीआरपीसी करके एक आदमी और औरत में भी झगड़ा होता है तो तुम्हारे पास आ जाता है. ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी. हमारा समाज तो बिगाड़ देगा. काम ही इससे हुआ है क्योंकि दो पैसा लिया, पैसा लेकर के बोले कि वो सही है, उसमें भी मुकदमा ठोक देते हो. नहीं पर को ज्यादा सीआरपीसी का राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अधीन आने वाले 5वें अनुच्छेद क्षेत्रों में आज भी लागू नहीं है. पर लागू नहीं होना उस समय तक की विद्यमान विधि सीआरपीसी की जगह डिप्टी कमिश्नर को पावर का अभी तक लागू होने के कारण है, जिस पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महाशय हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 3 तरह का शासन किया. पहला आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो माउंटबेटन की योजना के तहत आया था, जिसमें उसका सेक्शन 7C बना है, ABC. पहला बोला ब्रिटिश इंडिया, दूसरा इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया. ब्रिटिश इंडिया वो था जहाँ अंग्रेजों ने राज किया, वो आपका वही आपका जुरिडिक्शन का इलाका है. इधर इंडियन स्टेट में ट्रीटी हुआ था और हमारे ट्राइबल एरिया का ट्रीटी का आज तक सबूत न है. और ट्राइबल एरिया का ट्रीटी हुआ जिसमें वैलिडिटी एक्ट ऑफ फॉरेन जुडिशन एक्ट में आपका दर्शाया हुआ है. तो महोदय एक नोट देखना चाहे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 आपकी जो एम लक्ष्मीकांत बुक थी जो आपने प्रिफर करी थी आईएएस और यूपीएससी के दौरान, उसमें लिखा था कि ये निरस्त हो गया. पर स्टेट ऑफ नागालैंड का जो सच्चिदानंद बोसवर्थ का जो फैसला आया है उसमें लिखा है कि अनुच्छेद 395 के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है रिपील होता है, परंतु संविधान के अन्य अनुच्छेद के उपबंधों अर्थात अनुच्छेद 13(3) में लिखित आदेश ऑर्डर के अधीन 372 एक के द्वारा सुरक्षित की जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 292 और 293 तथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 तथा अनुच्छेद 372 के द्वारा सुरक्षित किया जाता है. अगर जजमेंट देखना हो तो स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह 9 मार्च 1960, आपका गूगल पे कानून.com पे भी इसका जजमेंट निकल जाता है, हम वहीं से निकालते हैं. अंग्रेजों ने भारत पर 3 साल का शासन किया था. मैंने आपको बता चुका 7 ABC इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आगे नीचे लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के सेक्शन 7B और 7C यानी कि इंडियन स्टेट जो आपका जम्मू कश्मीर इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था वो ब्रिटिश भारत या डोमिनियन समझौते के तहत ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा अर्जित किया है. अनुच्छेद 1 का 3 का भी बोलता है अर्जित किया हुआ इलाके, अनुच्छेद 1 में लिखा है, आप पढ़ते हैं. परंतु जैसा कि एक्स्ट्रा प्रोविजन जुडिक्शन या फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 फॉरेन जुडिशन एक्ट के तहत इन क्षेत्रों पे करार हुआ है और करार में आपकी वैलिडिटी दी है कि लोकल लोगों को अगर फॉलो नहीं करता है तो इनको नहीं मानने का, तो हम क्या आपको मानना इनकार कर दे, फिर हम आपको कहेंगे आप देशद्रोही हैं. ये गलत है महोदय. डोमिनियन के अंदर लिया गया. इस पर एग्रीमेंट में यह भी लिखा हुआ है कि उन पर समझौता के प्रावधानों पर इंडियन स्टेट के रूरल या ट्राइबल एरिया के किसी अथॉरिटी या के कोई ऐसा भाग जो कि इस बात को लेकर जागरूक है उसके द्वारा भविष्य में प्रश्न नहीं उठना चाहिए, यह आपकी कमेटी ने कहा है. अन्यथा भारत के सारे आदिवासी ब्रिटिश भारत डोमिनियन से स्वतंत्र हो जाएंगे. ये आपका सेक्शन 8 है लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर, आप देख लीजिएगा. स्वतंत्र हो जाएंगे और उनके जुरिडिक्शन अर्थात कार्यपालिक, न्यायपालिक, विधायिका तीनों समाप्त हो जाएंगे. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 7 ABC फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडियन स्टेट ट्राइबल एरिया की कोई परिभाषा आज तक क्लियर न करी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट 1935 के सेक्शन 311 में दोनों की परिभाषा आपका सत्ता जजमेंट बोलता है कि सरकार की 1 इंच भी जमीन अनुसूचित क्षेत्र में ना है. मीरामा रेड्डी बोलता है कि सरकार एक व्यक्ति है तो 165(6) के तहत आप देशद्रोही हुए क्योंकि आदिवासी की जमीन तो आदिवासी ही ले सकता है, तो क्या सरकार आदिवासी जो हमारी जमीन लेगी, ये आपको जानना चाहिए. और अनुच्छेद 141 के तहत वो सारे न्यायालय के जजमेंट है, वो आपके न्यायालय पे भी लागू है, आपका न्यायालय है. तो अगर नहीं मान रहे तो 124 एक के तहत देशद्रोह कौन हुआ, ये हुए हम हुए, ये हुए. ये आपको या एसडीओपी सूरज जी कुमार थे जमशेदपुर के, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था. अब अगर ऐसा ग्राम सभा को और आप इन आदिवासियों के
साथ इस टाइप से अत्याचार करेंगे तो हम भी इस प्रकार की प्रोसेस जितना हो सके मिलन और विलय के अनुसार काम किया जाए, क्योंकि आप लोग ट्रीटी पे हो, एग्रीमेंट पे हो, करार पे हो। ट्राइबल एरिया इंडियन स्टेट के अंदर भी है। और दूसरी ओर ये नहीं किया जा सकता कि आजादी के ठीक पहले यानी 1947 के पहले के स्वतंत्र इंडियन स्टेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7B में लिखित ट्रीटी ग्रांट एग्रीमेंट में आएंगे। इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 63 आप देख लेना। डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू एंशिएंट एंड मॉडर्न का जो एक आपका मॉडर्न वो आया एडिशन। द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ देम इन देयर एडमिशन इनटू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट एंड एस्टूडेंट बाय द स्टेट्यूट of 21 and 22 and 30 Captain 1066 and 67 that all treaties made by the said East India Company shall be binding for Her Majesty। आपका हर प्रकार से करार हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू कनेक्शन का करार हुआ था, जिसकी वजह से ही क्षेत्र पर डिप्टी कमिश्नर का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिला था। और यह एग्जिस्टिंग 366 में इसकी परिभाषा दी है, संविधान के अंदर है। संविधान विद्वान विधि लागू विधि। अतः इस क्षेत्र में सीआरपीसी 1858 और सीआरपीसी 1973 का विस्तार नहीं किया गया, बल्कि डिप्टी कमिश्नर को ही सामान्य क्षेत्रों और कोर्ट सिविल क्रिमिनल का अधिकार दिया गया। वही गेजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 384 के अनुसार हर आदिवासी विलेज हेडमैन मोटा मान की गमती पटेल पहाड़ा वही सिविल क्रिमिनल मामले का निपटाने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर भी आप लोग उसमें सीआरपीसी की तरफ वोट भेज देते हैं, ये गलत है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 3 क्षेत्रों में किस साल के करार ट्रीटी पर बात हुई थी, इस एग्रीमेंट आपका संविधान में साइलेंट है। या आपका अनुच्छेद 147 देखेंगे आप तो वो संविधान की वैधता पर सवाल खड़ा करता है। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडियन जो है अब मैं ये इसका विक्टोरिया का भी जो था उसमें सनद वो भी बता रहा हूँ। द इम्पोर्टेंट इफेक्ट फॉर देम इन देयर एडमिशन इनटू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट एंड एश्योरेंस बाय द that all treaty made by East India Company shall be binding on the district to which may be added to so many declaration contained the sanad of adoption conferred after mutiny upon every important ruling chief that majesty it desires that government of several princes and chief of India who now govern their own territory। हमारी अपनी टेरिटरी की अगर देखा जाए तो नाम भी बता, जो अंबागढ़ का लड़ाई हुआ दिल्ली दला भाई डिंडोर का था, वासड़ा बादशाह चरकोटा का था, आप लोगों ने जुडिक्शन करके हमारी टेरिटरी इसीलिए ये टेरिटरी should be a patriot that and that all the representation and dignity of their houses should be continued। Moreover, the celebrated proclamation 1858 जो देखे Victoria declared that it is जो देख ले वो ठीक है। present territory possession while ये विक्टोरिया बोल रहे हैं जो आज की महारानी है आपके देश की, while we will permit to aggregation on our dominion or our right to attempt money with impunity। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में पावर है, आप पावर लगा लगा के आप क्यों डरा रहे हैं, समझ नहीं। with their around on those other which shall respect to rights, dignity and honor native। ये शब्द लिखा है नेटिव, हम इस देश के मालिक प्रिंसेस गौरवान। We decide that all whether our subjects should enjoy the prosperity neither only in view form and controversy। आप लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। Those excited by the application of doctrine of left it desirable to rapid survey of principal native states। मतलब उन्होंने एक मालिकों के इलाके का भी सर्वे किया था, उसी को आपका टेरिटरी के 1874 और वो आगे जाकर के आपका वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र और वही आपका संविधान में आकर के 5वीं और 6वीं अनुसूची बना। फिर आप इस नॉन रेगुलेटेड एरिया पे क्या करेंगे। मुगल एम्पायर इन 1765 द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा सच एन एग्जामिनेशन जो सर मतलब एक बार केस चला था महोदय, बंगाल की कोर्ट में जाकर के अंग्रेजों ने जमाबंदी करी थी। तो जब आदिवासियों से सबूत मांगा गया कि तुम्हारी जमीन कहाँ है, तो आदिवासी अपना पारंपरिक पत्थर सिराबासी पिताजी जो जमीन में गड़े उसकी हड्डी निकाल के ले जाकर के कहा अंग्रेज तेरा बाप नहीं है, यहाँ जमीन हमारी है। तो अंग्रेजों ने बंदोबस्त में सरकारी जमीन बताते हैं तो सरकार का बाप कौन है इसका डिफाइन नहीं किया गया आज तक। अगर आप सरकार का बाप डिसाइड कर दें तो हम सरकार को भी जमीन देंगे। यही कारण है कि आजादी के बाद भी पूरे अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी गांव में पुलिस घुसने के पहले वंशानुगत पटेल, मानकी मुंडा आदि से पूछकर प्रवेश कर पाती थी। अर्थ दूसरे अर्थों में साफ साफ गेजेटियर में लिखा है इन क्षेत्रों को विदेश माना जाए जहाँ पासपोर्ट की जरूरत अंग्रेज सरकार ने नहीं समझी। ये गेजेटियर में लिखा है, मैं ना बोल रहा हूँ। एक्सेप्ट इन ए वेरी रेयर इंस्टेंस नो गार्डेड कस्टम लाइन मार्क फॉर 13 ऑफ फ्रंटियर ऑफ ब्रिटिश
district, no passport required to proceed. Notwithstanding the fact that the subject of native state for foreigner in the eye of the law of British India या फिर CRPC 1908 के सेक्शन 85, 86, 87, IPC 1860 का सेक्शन 5, जो CRPC 1973 का सेक्शन 5, 105 है, यही कहता है। क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग लॉ बना के वही आपका IPC डाला गया है, कोई 1973 में नया नहीं लगाया गया, एक दो संशोधन किया गया है। और 13(2) अगर अब उसमें कहा है तो विद्यमान विधि में जो संशोधन किया है उसको अगर हम जनता विरोध कर देती तो वो शून्य हो जाता है, यही आपका 13(2) बोलता है, तो ये शून्य हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेक्शन 7B के अनुसार भारत डोमिनियन की सरकार ने तो इंडियन स्टेट के साथ ट्रीटी ग्रांट किया। सेक्शन 7C यानी ट्राइबल एरिया के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट किया या नहीं, इस पर संविधान भी साइलेंट है, जो कि इस प्रकार सामान्य विधि विशेष कानून फॉरेन जुडिशल एक्ट के 1947 के करार के अनुसार स्थानीय विधि फोर्स ऑफ लॉ 13(3) में लिखित रूढ़ी प्रथा कस्टम एंड यूसेज के अनुसार ही की जानी चाहिए, अथवा भारत डोमिनियन और आदिवासी क्षेत्रों का करार समाप्त होकर यह क्षेत्र भारतीय डोमिनियन अधिकारिता कार्यपालिका से स्वतंत्र हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये करार सुरक्षित रखना है तो आप लोगों के हमारे जो कहे अनुसार, हमारी व्यवस्था अनुसार आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा हम आप लोगों को मानने से भारतीय डोमिनियन की सरकार विधि के विरुद्ध जाकर CRPC, जो आपकी सरकार है वो CRPC के विरुद्ध जाकर के, सरकार कुछ ना होता है, IAS और IPS ही होता है, वो सारे कृत्य वो करते हैं और हमारे लोगों को पार्टी में घुसा देते हैं। तो जो विपक्ष होता है वो कांग्रेस पे वो करता है, कोई उस पे करता है, कोई ऐसा चल जाता है, रख के जो है IAS और IPS और आपकी जुरिडिक्शन करती है। ये आप लोग ये छुपा देंगे, अंग्रेजों का सिस्टम था कि ऐसा बचाने के लिए। अन्य विशेष कानून को ट्राइबल एरिया यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में लागू करके IPC 1860 के सेक्शन 5, CRPC 1898 के 1(2) में CRPC 1973 के सेक्शन 5, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7BC फॉरेन जुडिशल एक्ट का वैलिडिटी दिया है। और वैलिडिटी में कहा था कि अगर बिना पूछे यहाँ रोड निकाल दे, बिना पूछे यहाँ झूलावाड़ बना दे, बिना पूछे यहाँ डैम बना दे तो स्वतंत्र हम लोग आजाद हो सकते हैं, ये उसमें ये लिखा था। पर आपने पूछा ना, आपने सीधा पैसा डाल करके हमारे लोगों को लुभाने की कोशिश की। वो ट्राइबल लोग हैं, लुभ गए। पर आप लोगों को जानना चाहिए, हमको परमिशन लेना चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा ये आपका रिपील होता है, खत्म होता है, पर 372 इसको वापस सुरक्षित करता है, ये आपके जजमेंट में लिखा है। सेक्शन 18 तथा अनुच्छेद 372 के द्वारा सुरक्षित होता है, जो मैं जजमेंट बता चुका हूँ। संविधान के अनुसार ब्रिटिश काल में के इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया में सजा माफी के अधिकार को महाशय आपके राष्ट्रपति के अधीन रखा गया, जिसको हर कार्यकाल में 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन कार्यपालिक शक्ति का विस्तार IPC सेक्शन 5 के अधीन करना था। वो 5 क्या बोलता है कि विद्यमान विधि पे यह लागू ना है, तो विद्यमान विधि क्या है, 5th शेड्यूल तो है। और हर वर्ष संविधान के अनुच्छेद 244(1) के पैरा 3 के अधीन इन क्षेत्रों की दशा दुर्दशा का ब्यौरा होता है, जिसमें राष्ट्रपति जी ने ये कहा था कि क्षेत्र पे कोई कानून ना है। अगर इस क्षेत्र पे कानून लगता है तो पैदा होने से लगाकर मरने तक की सुविधा आपको देनी होगी। अगर ये देखा जाए, अगर 70 सालों में आप ये सुविधा देते तो इस भारत देश में सबसे अमीर कौम कौन होती? आदिवासी। ये तो हुआ ना, फिर हम आप क्या कर रहे हैं, ये सब असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इस कारण इस प्रकार अनुसूचित आंध्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र राज्य आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में डाले गए केस सदगुरु प्रसाद के बाद आंध्र प्रदेश ने जो TSP मतलब TSP सलाह के अनुसार CRPC 1973 का विस्तार जो किया था, स्थानीय रूढ़ी प्रथा और अंग्रेजों के द्वारा लागू विधि के अनुसार वर्ष 2004 में CRPC 1898 1(2) CRPC 1973 किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में CRPC 1973 को 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5(1) के तहत विस्तार करने का आदेश दिया गया था। उसी प्रकार महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी लागू एक्जिस्टिंग लॉ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, आदिवासी में कस्टमरी लॉ, रूढ़ी प्रथा, कस्टम एंड यूसेज 13(3) के अनुसार CRPC का विस्तार करते हुए सभी अंडर ट्रायल कोर्ट केस में जेल में विचाराधीन अनुसूचित कैदी को सजा काट रहे कैदी को मुक्त करे। ये 5 लोगों का सवाल नहीं है, हमारी पूरी कौम का सवाल है। आप लोग गलत तरीके से IPC CRPC लगाए। अतः इस प्रकार संबंधित पुलिस कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारी के द्वारा ये आपका फर्जी काम किया जाए, जिसको हम देशद्रोह साबित करवाने के लिए आपके खिलाफ जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति महोदय को ये लेटर लिख रहे हैं आपके द्वारा और ये ज्ञापन दे रहे हैं कि संबंधित पुलिस अधिकारी संबंधित ने जो IPC दर्ज करी है वो उन लोगों पर देशद्रोह मुकदमा होना चाहिए। कि हम संविधान के 100
शॉर्ट बता देते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि विद्यमान विधि संविधान के प्रारंभ से पहले की विधि है। अनुच्छेद 366 10 में 5वीं अनुसूची ही विद्यमान विधि है। ये आपका 366 10 में दिया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो सेक्शन 91 और 92 का अनुवाद है, बस कुछ शब्दों को बदला है। वर्जित क्षेत्र को 6वीं अनुसूची बोला है और आंशिक वर्जित क्षेत्र को 5वीं अनुसूची बोला है। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 संवर्ती सूची 3 प्रवेश संख्या 1 भारतीय दंड संहिता 1860 इस संविधान से प्रारंभ से अनुसूचित जनजाति से लागू नहीं है। संविधान से पहले भी लागू नहीं थी, तो आप अभी एग्जिस्टिंग लोगों यहाँ कैसे लागू कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग गलत कर रहे हैं। प्रवेश संख्या 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1898 इस संविधान के प्रारंभ से अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवृत्त नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 20 वन आदिवासियों को अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं है। अनुच्छेद 20 और 22 का व्याख्या भी यही बोलता है। अन्यथा राज्य की पुलिस इस संबंध में अधिसूचना दिखाए। आप लोगों से निवेदन है कि 4 लोगों को, जिसमें आपका आप भी हैं, हमको कल की तारीख में इसका अधिसूचना हमको चाहिए। सीआरपीसी का विस्तार न हुआ तो नहीं हुआ है, तो हम लोग नहीं हुआ है तो बलात्कार और मर्डर केस के अलावा जितने भी मुकदमे आपने रावटी थाने में दर्ज किया वो सब वापस लिए, बराबर। तो हमारे संबंधित मुकेश जी भूरिया और साथियों पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो तुरंत लें। संबंध में यही है, अन्यथा राज्य की पुलिस में अधिसूचना दिखा, अगर नहीं तो रावटी में मुकेश जी भूरिया और आदिवासी साथियों पर एफआईआर किया अविलंब निरस्त करें। ये हमारा समस्त अनुसूचित जनजाति और रूढ़िगत लोग आए हैं, ट्राइबल एरिया, इंडियन स्टेट, ब्रिटिश एरिया, ये हम आपसे निवेदन है। महोदय, हम आपको भूरिया जी ये ज्ञापन और आपका आश्वासन चाहेंगे, अगर सीआरपीसी का विस्तार नहीं हुआ है तो आप किस प्रकार से, और आपका गेजेट कब जारी हुआ था, ये भी हम आपसे यही सुन के जाएंगे। हम बैठेंगे सर, आगे सर, आप आगे वो इसका गेजेट चाहिए। माननीय ऑफिसर भी हैं, अगर गेजेट ना है तो आप कैसे लगा रहे हैं? और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते।